जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12th का हमारा हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी इलेक्टिव का, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक बोलते हैं। ठीक है, इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल पेपर के बारे में, जो कि आपका 2023-24 के सेशन के लिए होने वाला है। ठीक है, तो हिंदी के आज के इस मिड टर्म के सैंपल पेपर एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से डीपली सॉल्व करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ताकि हिंदी का आपका जब मिड टर्म का ऑफिशियल एग्जाम होगा तो आज की इस वीडियो से, आज के इस पेपर से डेफिनेटली बच्चों आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक तो यहाँ पे आपकी पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, साथ ही साथ आपको हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी पता चलेंगे। और जो आपके गद्यांश और काव्यांश होते हैं, इनको करने की एक जो ट्रिक होती है वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और पेपर जो है वो आपका टोटल 80 नंबर का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम अपने सामान्य निर्देश जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। देखो, हिंदी का ना पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें पेपर जो है वो हमारा दो सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है खंड ए यानी कि सेक्शन ए है हमारा, फिर खंड बी है यानी कि सेक्शन बी है हमारा। अब क्या क्या है दोनों में, तो खंड ए में हमारे 48 वास्तुपरक प्रश्न यानी कि टोटल हमारे जो है 48 एमसीक्यू है। ठीक है, जिसमें से आपको 40 के आंसर देने, अर्थात आपको टोटल 40 एमसीक्यू करने हैं, यानी कि 40 नंबर का आपका खंड आ है। फिर खंड वा में हमारे 8 जो है ये वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें आपका जो है वो रचनात्मक लेखन आ जाता है। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम वाले आ जाते हैं, सत्संग व्याख्या आती है, काव्यांश पर आधारित क्वेश्चन, चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन, अंतराल जो किताब है उसके क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पेपर को ना हम दो वीडियो में समझेंगे। जो हमारी आज वाली वीडियो है ये पार्ट 1 है हमारा, जिसमें आपको खंड आ हम समझाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी कि जो हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन है इसे समझेंगे। ओके, फिर खंड जो बा रहेगा इसके लिए हम पार्ट 2 की वीडियो बना देंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा हिंदी के पेपर के लिए। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा यहाँ पे खंड नंबर आ, यानी कि जो कि वास्तुपरक प्रश्न, जिसमें टोटल हमारे 48 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है और इसी गद्यांश को हमें पढ़ना है, फिर आगे चल के इसी से हमसे 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर हम जो है इसका आंसर देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको हम अंडरलाइन भी करते चलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्थाएं भी उत्पन्न हुई हैं। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ देश विकसित कहे जाते हैं जिन्होंने धरती को मानव शून्य बनाने के लिए जो मरणा अस्त्र है, यानी कि परमाणु बम वगैरह बड़े बड़े खतरनाक जो हथियार हैं, इनको बना लिया है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य ही इस भावी मानव विकास की आशंका से सिर उठा रहा है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से आतंकित हो जाता है। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला की ओर शिकार हो जाए। अर्थात जैसे ये परमाणु अस्त्र वगैरह आपने देखे हैं बहुत कंट्री के पास में, तो न जाने कब परमाणु युद्ध होगा, पूरा का पूरा संसार जो है, पूरी पृथ्वी पर एकदम विनाश आ जाएगा। ठीक है, इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि बहुत सी प्रजातियां विभिन्न कारणों की वजह से हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। आपने 12th क्लास की नहीं 11th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, और आज भी ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो भाई विलुप्त होने की स्थिति में है। जैसे भारत में बंगाल टाइगर है, ठीक है, और अफ्रीकन जो व्हाइट टाइगर है वो भी जो है विलुप्त होता चला जा रहा है। ठीक है, पर उनके मन में कभी भी अपनी प्रजाति यानी कि मनुष्य की प्रजाति को लेकर खत्म हो जाएगा ऐसा स्वभाव कभी नहीं आया। आगे बात करते हैं कि शायद मनुष्य ही ऐसा पहला प्राणी है
जिसमें थोड़ा बहुत अपना भविष्य देखने की शक्ति है। अन्य जीवों में ये शक्ति नहीं है। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। यह सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक में मनुष्य बहुत कुछ दिया है। आधुनिक विज्ञान ने, तकनीक ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए हैं। यानी कि ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। अनेक पुराने संस्कार गलतफहमी पैदा करते थे, झगड़ते आ रहे थे लोग। ये भी चौथा भी हमारे इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य को निरोग, दीर्घजीवी और सुसंस्कृत बनाने के अनगिनत साधन बढ़े हैं, फिर भी मनुष्य आज चिंतित है। ठीक है। उसके बाद जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, वे बहुत परेशान नहीं हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा मिल रहा है प्रकृति को नुकसान पहुंचा के, तो आप पैसा कमाओगे ना। वही चीज चल रही है। यदि संभव हो तो ये जो व्यक्ति है ना, ये अपनी व्यक्तिगत परिमज्जता और जातिगत संपन्नता की ओर अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे सुखी लोग मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं होते। इन्हें कोई मतलब नहीं है मनुष्य के भविष्य से। पर जो लोग अधिक संवेदनशील हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और जाति को महानाश की ओर बढ़ते देख रहे हैं, वो विचलित हो उठते हैं, वे ही परेशान हैं। ठीक है, 4 मिनट लगे हैं, इसको हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जैसा अभी हमने देखा था, हमने अंडरलाइन भी किया था कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, जिसकी कृपा से वो एक दूसरे के निकट आ गए हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें आंसर मिल गया पहला वाला कि आपसी जो सहयोग है ये बड़ा है। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि किस श्रेणी के लोग उसके संसार के भावी विनाश को लेकर आशंकित हैं। तो कैसे लोग थे, जैसा अभी हमने देखा था कि जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और जाति को महानाश की ओर बढ़ते हुए देखकर विचलित हो उठते हैं, वे ही परेशान हैं। अर्थात जो व्यक्ति संवेदनशील हैं, ये हमारा राइट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड है हमारा कि मरण अस्त्रों का भंडार दिन प्रतिदिन विशाल क्यों होता जा रहा है। यानी कि परमाणु हथियार वगैरह ये तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ था क्योंकि वह कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को और मजबूत बना रही हैं, अपनी सुरक्षा को बढ़ा रही हैं, इसीलिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि न जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाए, इसलिए। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है। क्योंकि आधुनिक तकनीकों का बहुत ही अत्यधिक उपयोग हो रहा है, साथ ही साथ विज्ञान एवं तकनीकी का दुरुपयोग हो रहा है, और जो मरणास्त्र हैं उनका विशाल भंडार हो रहा है। अर्थात डी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है कि कैसे लोग मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं होते हैं। तो अभी हमने देखा था वे लोग जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त करते हैं, वे कभी भी मानव जाति के विषय में परेशान नहीं होते। ये अभी आपकी ना प्रैक्टिस चल रही है, ध्यान रखिएगा इस बात। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा कि जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो अभी भी अपना विकास कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अविकसित बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सातवां क्वेश्चन कि बढ़ते साधनों ने मनुष्य को निम्नलिखित में से क्या बनने में भूमिका नहीं निभाई है। ठीक है, तो नहीं निभाई है इसको हमें बताना है। तो देखेंगे, तो एक है निरोगी, दूसरा दीर्घजीवी और तीसरा है सुसंस्कृत। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा नहीं दिया गया है। तो निश्चिंत नहीं दिया गया, अर्थात निश्चिंत हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि विकास वाहक उपकरणों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया है। अर्थात जो हमारे पास विकास के उपकरण है, इन्होंने क्या नहीं किया है। तो इन्होंने प्रदूषण बढ़ाया है, मानव जाति के लिए खतरा भी उत्पन्न किया है, विकास के नाम पर उत्पादन की अंधी दौड़ भी शुरू कर दी है, लोगों को स्वार्थ रहित कर दिया। ये गलत, क्या नहीं किया है। तो ये हमारा डी वाला। ठीक है, उसके बाद एक समास पूछ लिया गया है हमसे कि दीर्घ जीवी में कौन सा समास है। तो दीर्घ जीवी में कौन सा समास है भाई, इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है।
ओके, अब ये जो हमारा पद्यांश जो गद्यांश अभी हमने देखा, आपको क्या लगता है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है? महाविनाश की ओर अग्रसर मानव, प्रदूषण की ज्यादा कोई बात नहीं हुई है, प्रकृति का दोहन भी ज्यादा नहीं हुआ है, विकसित बनाम विकासोन्मुख इसकी भी कोई बात नहीं हुई है, मतलब ए वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखो बच्चों 7 मिनट के अंदर हमने अपना एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ये गद्यांश वाला, इसको कंप्लीट कर लिया है। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी अच्छे तरीके से, है ना? चलिए, ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि है हमारा एक काव्यांश। ठीक है, पहले से पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है, पूरब चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। और आगे है, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह को उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका पंथ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान। आगे कुछ और बातें आती हैं, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवन मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिले, किस जगह यात्रा खत्म होती जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़ेंगे कुछ भी रुकेगा ना, रुकेगा तू ना ऐसी यान कर ले, पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान। अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो कविता को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन पहला ये है कि कवि ने किसे पथ की पहचान करने को कहा है? तो अर्थात कवि ने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे यात्री को अपने पथ की पहचान करने के लिए कहा है जो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन, इस पथ की निशानियां कैसी हैं? तो इस पथ की निशानियां हैं बच्चों मौन, यानी कि एकदम शांत। ठीक है, तीसरा, इस राह पर चलते हुए यात्रा को सरल बनाने का तरीका क्या है कि दूसरों के द्वारा जो रास्ता अपनाया गया है उसके मार्ग का अनुसरण किया जाए, तभी आप जो है वो अच्छे से तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, एक तो पहली बात जो है वो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है और दूसरा यहाँ पे विरोधाभास भी देखा जाता है, अर्थात यहाँ पे डी हमारा राइट, दोनों ही अलंकार हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा यह है कि सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो आपको प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सौंदर्य कभी भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद कवि ने किस बात से मना किया है? तो कवि ने व्यक्ति को सोच विचार करने में, ज्यादा समय व्यर्थ करने से मना किया है। ठीक है, बटोही का अर्थ क्या होता है? तो बटोही का अर्थ है बच्चों एक यात्री। ठीक है, उसके बाद पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, इसमें क्या भाव व्यंजित होता है? इसमें ये भाव व्यंजित होता है कि कुछ लोग जो हैं इन्होंने स्मरणीय और अनुकरणीय कर्म किए। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है उनके अगर मार्ग पे चलेंगे तो आप जो है अपने रास्ते को पा सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। तो ये कविता वाला हो गया। अब एक कविता मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, ये कविता आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको पढ़ें, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली यहाँ से देखें। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, सिक्स, फिर सेवंथ और एट। ओके, वेल, अब यहाँ से जो हमारा आने वाला तकरीबन 15 मिनट तक की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें पहले जो है हम अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित एक एक नंबर के जो हमारे 5 MCQ हैं इनको हम देखने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो दिया गया है कि उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल है। अर्थात देखो, उल्टा पिरामिड शैली यानी कि इस तरीके का जो समाचार की शैली होती है इसमें क्या शामिल है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या होता है,
सबसे पहले जो है यहाँ पे आता है आपका इंट्रो, ठीक है। सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर यहाँ पे आती है आपकी बॉडी, ओके। और सबसे ऊपर ऊपर यानी कि ऊपर से निचले में कहें तो यहाँ पे आता है फिर समापन, अर्थात इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इंट्रो, बॉडी और समापन, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय है, अर्थात आपने न्यूज़पेपर वगैरह देखे हैं या फिर कोई मैगजीन जो है, आप उसको क्यों पढ़ना चाहेंगे? क्या आपको उससे ईर्ष्या होगी तब आप पढ़ेंगे? क्या आपके अंदर एक उत्साह होगा किसी न्यूज़ को देखने का तब आप पढ़ेंगे? या फिर आपके मन में जिज्ञासा होगी नई नई चीजों को जानने की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हो रहा है, इसको जानने की? तो क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा ही पत्रकारिता के विकास का मूल भाव होता है, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट, भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता जो है इंटरनेट पे होती है, तो उसका ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, पहला, दूसरा या फिर तीसरा? तो कौन सा राइट आंसर है बच्चों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा दौर। इस कहानी को ना मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। अगर देखो यहाँ पे बात की जाए कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो याद रखें बच्चों, तब आप बताएंगे कि वो वह दौर है तीसरा दौर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो प्रथम दौर था, ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रथम दौर था, ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? तो ये स्टार्ट हुआ था बच्चों 1993 में, ठीक है। वहीं आपसे ये पूछा जाए ये जो द्वितीय दौर है, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? तो ये स्टार्ट हुआ था 2003 में, और अभी वर्तमान में भी द्वितीय दौर ही चल रहा है। तो एक साथ आपको 3 से 4 एमसीक्यू पता चल गए, वर्ल्ड में थर्ड है, प्रथम कब स्टार्ट हुआ, सेकंड कब स्टार्ट हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है, सारी चीजें, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे सामने ये है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है और ये कहां से प्रकाशित हुआ था? तो हम सभी को पता है बच्चों कि भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? वो बेसिकली बंगाल गजट है, और कहां से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता से स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, ओके। पांचवा क्वेश्चन ये है, वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? अब ध्यान से समझिएगा, वॉच प्लस में डॉग, अर्थात एकदम डीपली किसी भी व्यक्ति पे नजर रख के, ठीक है, किसी भी विभाग के काम काज पर एकदम पूरी सूक्ष्म तरीके से नजर रख के, आंखें गड़ाए रख के, उसके घोटाले पर, उसकी जो गड़बड़ियां करता है, जो गलतियां करता है, जो फ्रॉड करता है, उसके पर्दाफाश करने को वॉचडॉग बोलते हैं, ठीक है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है कि किसी विभाग के कामकाज पर पैनी नजर रखना और उसके घोटाले गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, ठीक है। तो सी राइट है, ओके बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया है ना, अव्यक्ति माध्यम के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अव्यक्ति माध्यम वाली आपकी किताब है ना, इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इसमें से 22 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, 22 से लेके 25 तक के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो कि हमारी अंतरा भाग 2 जो हमारी किताब है उससे लिया गया है, और ये क्वेश्चन फोर्थ है हमारा काव्यांश। काव्यांश पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अदोड़े यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुर दिन से पंख पसारे शीतल मलय शमिल सा, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यार, आरोड़े अहमद में देशनामा। तो आइए एक एक करके इसके क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिया गया है बच्चों कि उपरोक्त पंक्तियों के कवि तथा काव्य की पहचान कीजिए। तो हमें पता है बच्चों ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है कार्नेलिया के गीत से, ठीक है। लेकिन कार्नेलिया गीत जो है ये आखिर लिखा किसने? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, या फिर तुलसीदास ने लिखा है, या फिर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है? किसने लिखा है भाई ये? तो बताएंगे एक बार फटाफट से किसने लिखा है। तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन सी राइट है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट का एक छोटा सा पार्ट है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन है जो भारत की प्रशंसा करता है, ठीक है। तो हम सभी को पता है ये कौन है, ये कार्नेलिया है, जो सेल्यूकस की पुत्री है, ठीक है। तीसरा है कि हरे वृक्षों में
सूर्य की किरणें पड़ने से कैसा प्रतीत होता है? जब सुबह सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कैसा प्रतीत होता है? तो ऐसा लगता है बच्चों जैसे मानो कि किसी ने कुमकुम सा बिखेर दिया हो प्रकृति में, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, भारत में किन किन लोगों को आश्रय मिलता है? तो भारत में जो भी अपरिचित लोग आते हैं उनको सहारा मिलता है। ऐसे लोग जिन्हें कहीं पर भी सहारा नहीं मिलता है उन्हें भी भारत में सहारा मिलता है। अर्थात हमारा ए और बी इट मींस डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लघु सुरधिन से पंख पसारे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हम सभी को पता है इसमें कौन सा है, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है लघु सुरधिन से पंख पसारे। ठीक है। छठा क्वेश्चन, इस कविता में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? तो हम सभी को पता है भारत की कौन सी विशेषता का, भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। और कहां से किया जा रहा है, जो कार्नेलिया है वो सिंधु नदी के पास में एक जो शिविर है, यूनानी शिविर, वहां पे बैठी है, वहां से भारत को देख रही है और भारत के बारे में विशेषता को बता रही है। ठीक है। छह के छह क्वेश्चन हो गए हमारे इसके, जो कि हमारी कार्नेलिया के गीत से लिया गया। कंप्लीट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये हमारे जो क्या बोलते हैं चैप्टर है उससे लिया गया है, जिसका नाम है संवरिया। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं। हरगोविंद संवरिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, आदमी भगवान के घर से संवरिया बन सकता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना और जिस स्वर में उसे संवाद को सुनाया गया है ठीक उसी ढंग में जाकर सुनाना कोई सहज काम नहीं होता। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला कामचोर पेटू आदमी ही सिर्फ संवरिया हो सकता है। जिस व्यक्ति के ना आगे ना पीछे पगा, यानी कि ना तो जिसका कोई है ना कोई होगा, उसको बोलते हैं। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाते हैं उसको और क्या कहेंगे, जो औरतों का गुलाम हो। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में ऐसा कौन है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा था जो कि बड़ी बहुरिया ने उसे दिया था। आइए अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है कि संवदिया का क्या अर्थ होता है? तो हमें पता है संवदिया को बोलते हैं एक संदेश वाहक। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हरगोविंद की नजर में जो बड़ी बहुरिया थी ये गांव की क्या थी? तो हरगोविंद की नजर में बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी थी। ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद जो संवदिया था उसको आखिर क्यों बुलाया? क्या वो उसका प्रेमी था? नहीं। क्या उसे कर्ज मांगना था? नहीं। क्या उसकी कोई शिकायत आई थी? नहीं। उसलिए बुलाया था क्योंकि बड़ी बहुरिया जो थी वो अपने माँ के संदेश भेजना चाहती थी कि यहाँ से मुझे ले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि बड़ी बहुरिया दुख तकलीफ में क्यों थी? तो सबसे पहला रीजन ये है कि उसके पति ने मरने से पहले, पहला तो यही था कि बंटवारा हो गया था, पहला कारण। दूसरा कारण कि पति की मृत्यु हो गई थी, और पति की मृत्यु के बाद में जो कर्जा था वो उसे दे नहीं पा रही थी। तो इन तीनों की वजह से, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संवदिया अपना संदेश जो कि बड़ी बहुरिया ने उसे सुनाया था वो आखिर उसके मायके जाके क्यों नहीं सुना पाया? क्या वह भूल गया था? बिल्कुल नहीं। क्या वह बड़ी बहुरिया के जो भाई थे इनसे डर गया था? बिल्कुल भी नहीं। क्या वह मक्कारी दिखा रहा था? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी सही है कि अगर वो बड़ी बहुरिया की स्थिति के बारे में उसके मायके में बताता तो इससे उसके गांव की बेइज्जती हो जाती, इसीलिए नहीं सुनाया था। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि गांव जब लौटकर आया, बड़ी बहुरिया के मायके जब ये संवाद नहीं सुना पाया और जब वापस गांव आया अपने, तब उसने बड़ी बहुरिया से क्या प्रार्थना की? उसने कहा कि क्या तुम ये गांव छोड़कर मतलब कहीं मत जाओ, या फिर मायके की बजाय कहीं और चले जाओ, या फिर हरगोविंद के घर आ जाए, या फिर शहर में अपने देवर के पास चले जाए। तो क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि गांव छोड़कर कहीं ना जाए। ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से, है ना। देखो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस अगर आपको करना क्या है कि एंड तक देखने चलिएगा। ठीक है। ये गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारी दूसरी वाली किताब, जो कि है हमारी अंतराल भाग 2। इसमें से 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे,
क्योंकि आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, सूरदास की झोपड़ी और चैप्टर 3 बिस्कोर की माटी। ओके, चलिए देखते हैं। तो छठे में सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है, वो एक हमें कथन दिया गया है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका है? सूरदास झोपड़ी पाठ के आधार पे बताइए। क्या ये भैरव का कथन है? बिल्कुल भी नहीं। जगधर सुभागी? नहीं। ये कथन है बच्चों नायक राम का। किसका है? नायक राम का है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि बिस्कोहर पाठ के आधार पे जब गर्मी में आंखें आने लगती हैं तो उस समय किस फूल का उपयोग किया जाता है? कमल के फूल का, गेंदे के फूल का, गुलाब के फूल का उपयोग नहीं होता है। भरभंडा नामक जो फूल होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है बच्चों कि जब सूरदास की झोपड़ी जल जाती है और जब वो साइड में बैठ के सब कुछ देख रहा होता है तो सूरदास के मन में बहुत ही ज्यादा निराशा होती है, दुखी होता है। लेकिन अचानक से उसके मन में एक आशा की किरण जाग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उसके अंतर्मन से आवाज आती है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे अपनी स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल नहीं। इसमें जो है वो बी हमारा राइट होगा कि खेलते हुए बच्चे की बात को सुनकर तुम खेल में रोते हो, खेल में तो हारना जीतना लगा ही रहता है। इसी बात को सुनकर, मिठुआ की बात को सुनकर ही वो जो है उसके मन में एक आशा की किरण जागती है और वो कहता है कि मैं एक बार फिर से पुनः मेहनत करूंगा, जो मैंने खोया है उसे मैं दोबारा से एकत्र करके रहूंगा। ठीक है, मेहनत करके कमा। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने कि बिस्कोहर पाठ से हमें गांव के बारे में किस किस प्रकार का चित्रण देखने को मिलता है। तो बिस्कोहर पाठ में गांव में फलने वाले जो फूल हैं, फल हैं, पेड़ पौधे हैं तथा सांप हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। बिस्कोहर पाठ में जो गांव है उसमें गांव में जो मौसम है, मौसम की वजह से जो बदलाव होते हैं, मौसम की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसके बारे में पता चलता है। अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये हमारा राइट हो जाए। ठीक है। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से सूरदास की कौन सी अभिलाषा नहीं थी? तो पितरों का पिंडदान करवाना बिल्कुल थी, मिठुआ का ब्याह करना बिल्कुल थी, अपनी आंखें ठीक करवाना ये नहीं थे, और गांव के लिए कुआं बनवाना ये थी। मतलब सी जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जो अभिलाषा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो आज का मेन सेक्शन था, सेक्शन नंबर ए, हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, और हर एक क्वेश्चन आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा भी दिया है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो हमारा सेक्शन बी आने वाला है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं सेक्शन बी आएगा, जिसमें पहले अभिव्यक्ति माध्यम की बात आएगी, फिर अंतरा किताब से सेप्शन व्याख्या। ठीक है, फिर अंतराल किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेप्शन व्याख्या आ जाएगी। वो सब कुछ हम करेंगे अपनी कल वाली वीडियो में। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 की वीडियो में। अगर पार्ट 2 की वीडियो आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी चाहिए तो सभी के सभी बच्चे मुझे अभी के अभी फटाफट से कमेंट में बताओ कि यस सर, हमें पार्ट 2 की वीडियो जल्दी से जल्दी ला के दीजिए, ताकि हमारी तैयारी और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं। और एक चीज, अगर आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, जस्ट स्मार्ट नॉलेज, आप सर्च करें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जल्द से ज्वाइन करें और अपने डाउट वगैरह को पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार जो है यूट्यूब पे कमेंट बहुत सारे आते हैं, तो हो सकता है कि आपका कमेंट मिस हो जाए हमसे देखने में। ठीक है, आपको कोई नोट्स और अपडेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मिलती रहती हैं। इसके लिए आप 12th क्लास का हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी अपने इस हिंदी के पेपर को अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।